हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता सिंह गोलचीवेर पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हर बार की तरह आज भी हम लोग 150 क्वेश्चंस का ये प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट 6 है। इससे पहले 5 अपलोड हो चुके हैं और ये प्रैक्टिस सेट जो है ये आपके बीपीएससी, सीडीपी और बिहार एसआई तीनों एग्ज़ाम के लिए है। डिफरेंस बस इतना है कि बिहार एसआई में आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं और बाकी इन 2 परीक्षाओं में आपको ऑप्शन ई भी होते हैं। तो जो ई ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं वो बहुत कम ही होते हैं, 5-6 मैक्सिमम अगर होता है तो 10 क्वेश्चन होंगे। इसलिए आप ये प्रैक्टिस सेट बनाएं और अपने तैयारियों को जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की है और आपको पैटर्न भी पता चलेगा एग्ज़ाम का और देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को बनाएं और हमें कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 की अवधि को क्या कहा जाता है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो जहाँ पर नहीं है वहाँ पर आपको आंसर्स को आप एलिमिनेट करके आंसर करें कि कौन सा किसका है और जो बचता है वही इसमें आंसर होना चाहिए। तो नहीं है वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें जो इसका सही आंसर है वो है V.A. स्मिथ। R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित और M.S. वत्स यहाँ पर होता है वत्स, M.S. वत्स ये जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे। लेकिन V.A. स्मिथ कौन थे? तो ये एक ऐतिहासिक रचनाकार थे, विश्व इतिहासकार थे ये, और इतिहास से संबंधित कई पुस्तकों की भी इन्होंने रचना की थी, जैसे कि द एक्सपोर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्ट ऑफ इंडिया, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस तरह की जो ऐतिहासिक पुस्तकें हैं उसकी रचना इन्होंने की थी। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इनका पहला उपदेश सारनाथ में हुआ था और इन्हें जो है निरंजना नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन गौतम बुद्ध से जब आएंगे बौद्ध धर्म से तो कई तरह से घुमा फिरा के छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं और लगभग हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कौन से नदी के तट पे हुआ था, कौन से पेड़ के नज़दीक हुआ था, पहला उपदेश कहाँ हुआ था, इनके किन चीज़ों को क्या कहा जाता है, जैसे धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा जाता है, महानिर्वाण किसे कहा जाता है। तो इन सारे चीज़ों से क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए आप गौतम बुद्ध वाले चैप्टर को, जैन धर्म वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ ले। चलिए इसमें सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन था? किसके द्वारा लिखा गया था इंडिका? तो ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। बी इसमें सही आंसर इसका हो जाएगा। मौर्यकालीन इतिहास जानने का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत इंडिका को ही माना जाता है, जिसे मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। और ये जो है यूनान के शासक सेल्यूकस ने इसे अपना दूत बनाकर भेजा था। कहाँ? तो इसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो वहाँ पर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और ये जो है सेल्यूकस का दूत था। तो बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो ये यात्रा ह्वेनसांग के द्वारा किया गया था। 20 में जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने और बौद्ध तीर्थ स्थलों के उद्देश्य से बौद्ध भिक्षु और चीनी यात्री जो था ह्वेनसांग, तो इसने हर्षवर्धन के समय में भारत की यात्रा की थी और उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था। कुछ दिनों तक वो वहाँ के कुलपति भी रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो किसके द्वारा? कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और इसका कार्यकाल कब से कब था? तो 414 ईस्वी से 455 तक इसका काल था। किसका? कुमारगुप्त का।
और इसने दसपुर में एक सूर्य मंदिर का निर्माण भी करवाया था। क्वेश्चन आते हैं, सूर्य मंदिर का निर्माण दसपुर में किसके द्वारा करवाया गया था? तो कुमार गुप्त के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो मंदिर, मस्जिद, संत की झोपड़ी या मीनार, क्या है ये? तो ये है एक मस्जिद। इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। लाख बख्श के उपनाम से विख्यात कुतुबुद्दीन ऐबक के जो है ये भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था और इसी ने इसे आरंभ करवाया था बनवाना कुतुब मीनार का। और इसका अजमेर में जो है 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से भी मस्जिद बनवाई थी। अगला है, तुजुके बावड़ी किस भाषा में लिखा गया है? तो तुजुके बावड़ी की भाषा क्या है? तो ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, तुर्की। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो सेनापति थे हकीम खान। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब था? तो 1576 में। और किसके किसके बीच हुआ था? तो ये महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच में यह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 20 अप्रैल 1627 में हुआ था पुणे के पास। अगला है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति के समय कौन था? तो कैनिंग था। सही आंसर इसमें 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा, कैनिंग। इसकी नियुक्ति कब हुई थी? 1856 में ये गवर्नर जनरल बना था और 1857 का विद्रोह हुआ था 1857 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? ये कौन सा घटना था? तो ये था चौरी चौरा कांड। और इस कांड में जो है एक थाने को जला दिया गया था, जिसमें कई जवान जो हैं अंदर ही जल गए थे। लगभग 22 जवानों को थाने के अंदर ही जला दिया गया था। और ये तारीख थी 5 फरवरी 1922 को ये कांड हुआ था। और इसके बाद जो है उन्होंने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी और असहयोग आंदोलन को वापस भी ले लिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो कभी कभी इसमें पूछा जाता है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 में। अगला है, अगला क्वेश्चन है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग, बंग और ये भंग। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसके बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। बी जो है इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। 1905 को जो बंगाल का विभाजन की घोषणा की गई थी, इसके बाद जो है 16 अक्टूबर घोषणा हुई थी 20 जुलाई को 1905 को, और 16 अक्टूबर को जो है ये लागू कर दिया गया था। और इसके विरोध में जो है बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ था और इसी के बाद जो है स्वदेशी आंदोलन भी शुरू हो गया था। और इसमें जो है इसके विरोध में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 भी किया गया था और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और इसी में जो है स्वदेशी की मांग की गई थी और बहिष्कार आंदोलन का भी शुरुआत किया गया था। तो इसमें जो है आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, स्वदेशी आंदोलन। अगला है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरोजनी नायडू। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, सरोजनी नायडू। और एनी बेसेंट भी 1817 में की गई थी, लेकिन वो इंडियन नहीं थी, इसलिए अगर पहली महिला की बात हो तो यहाँ पर सरोजनी नायडू सही आंसर हो जाएगा। मैडम कामा ने 1960 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ पर लहराया था? तो ये स्टुटगार्ट में लहराया गया था। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये वर्ष कौन सा था? 1907। यहाँ पर ये 1960 नहीं है, 1907 है, 1907। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो ये तो रेगुलर क्वेश्चन है, चंपारण में ये शुरू किया गया था। और देखिए यहाँ पर ये चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से आएंगे,
नील आंदोलन से, चंपारण सत्याग्रह से, कुंवर सिंह से, इन सभी लोगों से, राजकुमार शुक्ल। तो ये जो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा चंपारण। और यहाँ से जो है तिनकठिया प्रथा के विरोध में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह शुरू किया था। वर्ष था कौन सा? 1917। अगला क्वेश्चन है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे इसके अध्यक्ष? तो ये थे चित्तरंजन दास। ये इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। और चित्तरंजन दास को देशबंधु के उपनाम से भी जाना जाता है। बहुत बार उपनाम भी पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखिएगा। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद को जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जानते हैं। उसी तरह से अभी हम लोगों ने बात की चित्तरंजन दास, तो इन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी। तो गांधी क्या थे? ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, गांधी जी को अंग्रेज़ों को हटाने का तरीका पता था, वे अंग्रेजी जानते थे। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये धर्म के प्रतीक थे। ये इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? कहाँ से? तो ये छपरा से। ये इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। इनका वास्तविक नाम जो है केदार पांडे था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप वीडियो को पॉज करके ये सारे कथन पढ़ें। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। और सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन ये सारे आप पढ़िए, क्योंकि टाइम काफ़ी लग जाएगा इसे पढ़ने में। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ ले। इसमें जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा कि इन्होंने आदमी और पैसे दोनों से अंग्रेजों की मदद की थी। ए जो है इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 के दशक में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद ये हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बाद इनके साथ जो है NG रंगा ने 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो ये पीर मोहम्मद मुनीश के द्वारा। ये इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार थे ये। और चंपारण क्षेत्र में यूरोपियन बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण और उनकी जो दुर्दशा थी उसके मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया है इस पुस्तक में उन्होंने। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आप ये जो है कथन दिया गया है, इसमें जो है क्या भरना है आपको। यहाँ पर ऑप्शन देखिए इस तरह से कॉमा देके, जैसे नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत का रिश्ता। तो इस तरह से आप वीडियो को पॉज करके ये देखिए, ये सारे 4 ऑप्शन हैं। ये 4 देखिए इस तरह से ये 4 ऑप्शन को आप वीडियो को पॉज करके मिलाइए। इसमें जो है इसका सही आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर होगा नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। ठीक है, ये सी जो है इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला भी आपको यहाँ पे ब्लैंक को फिल करना है। देश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा, कौन से अधिनियम के द्वारा
कौन सा अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो ये हो जाएगा 1885। 1885 में ये दिया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो दूसरा 1931 का जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। कभी क्वेश्चन आते हैं कई बार कि कौन से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहला कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 से 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 17 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। और तीसरा जो है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। किस नीतियों पर? कांग्रेस आंदोलन की नीतियों पर, रणनीतियों पर, आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर। कौन सा इसमें सही आंसर हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा कांग्रेसी आंदोलन की नीतियों पर कांग्रेस विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ये इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एडूज और विलियम डिग्वी के बीच आम रिश्ता क्या था? क्या था इनका रिश्ता? तो ऑप्शंस आप इसमें देखिए। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी इन्होंने। तो ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखा गया था। और ये जो है एक महान क्रांतिकारी थे और इनका जन्म जो 1897 में हुआ था। 1923 ईस्वी में वे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे और उनकी सैनिक इकाई के नेता भी बने थे। ये काकोरी षड्यंत्र के तहत जो है इन पर अभियोग चलाया गया था 1927 को और इन्हें फांसी भी दे दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाया? किसके द्वारा उठाया गया था? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा मौलाना हसरत मोहानी। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रसिद्ध उर्दू शायर और कांग्रेसी नेता थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। महानदी, कृष्णा और कावेरी ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसमें जो है लूनी, नर्मदा और ताप्ती ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। सोन नदी गंगा में मिल जाती है, नर्मदा, ताप्ती अरब सागर में। इसमें ई जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 6 की 6 नदियां जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है और ये नाम जो है तिब्बत में ये नाम है इसका यरलुंग जंगबो नदी। ठीक है, तो इसमें जो है सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र कितना औसत हेक्टेयर कितना है? तो इसमें जो है भारत में प्रति व्यक्ति वन उपलब्धता जो है 0.08 हेक्टेयर है, जबकि वैश्विक स्तर पर जो है 0.64 हेक्टेयर है। तो इसमें ई इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे आप करंट के हिसाब से आंसर लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? कौन से राज्य में? तो ये राज्य है बिहार। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में भौगोलिक क्षेत्रफल में से केवल 52.79 लाख हेक्टेयर पर ही वास्तव में कृषि होती है। अगला है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है ये। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? सबसे पुराना तेल भंडार
कहाँ है भारत में, तो ये हो जाएगा डिगबोई, असम में। डिगबोई असम में ये पड़ता है, डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं, तो ये है मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ये मध्य प्रदेश और उड़ीसा हो जाएगा। अगला है झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर ये कोयला के लिए क्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध है। झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करनपुरा, रामगढ़ आदि ये सारे क्षेत्र जो है ये कोयला के लिए बहुत ही फेमस हैं। पेनाइल, अल्पेशियन और अरावली उदाहरण हैं, ये कौन से पर्वत के उदाहरण हैं, तो ये पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो सबसे बड़ा उत्पादक यूएसई है। यूएसए यानी कि अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, धातु के व्यापार के लिए सबसे बड़ा केंद्र लंदन है। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। शिशु मृत्यु दर क्या है, यहाँ भी आपको वीडियो पॉज करके ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने 5वें जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात, हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात, हर 100 जीवित जन्मों में से अपने 5वें जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात, या हर 100 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। तो इसमें जो है 100 में नहीं बल्कि 1000 में अनुपात निकाले जाते हैं, तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का जो अनुपात होता है वही शिशु मृत्यु दर कहलाता है। तो 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी, तो ये बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया था। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालवानुष प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था। महालवोनिश प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। तो इसमें बी जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका। इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन है, थोड़ा टफ पड़ता है लेकिन आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में माउंट निरागुंगा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। करंट से ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा कांगो गणराज्य। इससे पहले जो है 2002 में भी ये हो चुका है। हाल ही में विष्णु कुमार शर्मा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो इन्हें दक्षिण सूडान में नियुक्त किया गया है भारत का राजदूत। अगला है, भारत में सबसे बड़ी बुद्ध की प्रतिमा जो लेटी हुई है उसे कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसे बोध गया में स्थापित किया गया है। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब किसने अपने नाम किया है, तो ये हैं नोवाक जोकोविच, और इन्होंने एलेक्से मोल्कन को हराया है। देखिए, एलेक्स मोल्कन को हराया है किसने, तो नोवाक जोकोविच ने, और बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। अगला है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है कौन है, तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। अगला है, भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है, तो किसके द्वारा, सही आंसर हो जाएगा कपड़ा के द्वारा जो है अधिकतम विदेशी मुद्रा भारत के द्वारा कमाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा जिससे त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है, क्या कहलाती है, तो ये गर्म मुद्रा कहलाती है। गर्म
यहाँ पे में नहीं होगा, गर्म मुद्रा, सिर्फ गर्म मुद्रा होगा इसका आंसर। ए जो है इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, गर्म मुद्रा कहलाती है। अगला है, भारत में बजट घाटे को पूरा करने के तहत ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया था? तो इसे 31 मार्च 1997 को समाप्त कर दिया गया था, यानी कि डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? सेवा कर कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 1994-95 में प्रारंभ किया गया था। ये जो है इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं ये है अमर्त्य सेन, और इन्हें जो है भारत रत्न भी मिल चुका है। और अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड जो है ये अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडारण के क्षेत्र अनुसंधान के द्वारा दिया जाता है, और ये ऊर्जा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी इसे माना जाता है। तो इसमें जो है डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, किस देश ने आधिकारिक तौर पर नामीबिया नरसंहार को मान्यता दी और वित्तीय सहायता की पेशकश की है? तो ये जर्मनी के द्वारा किया गया है। 1904 से 8 के बीच हेरेरो और नामा जनजातियों के लोगों का नरसंहार किया गया था, और सामुदायिक परियोजनाओं के लिए 1 अरब यूरो से अधिक की सहायता देने को भी तैयार है जर्मनी। तो इसमें सी जो है सही आंसर हो जाएगा इसका। पर्वतारोही त्याग यंगहंग ने एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ने का रिकॉर्ड तोड़ा है। यह किस देश से संबंधित है? तो ये जो है हांगकांग से संबंधित है, और इन्होंने 26 घंटे से भी कम समय यानी 25 घंटा 30 मिनट में ही ये पूरा कर लिया है। 44 वर्ष के हैं ये। और एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848.86 मीटर है, और फीट के हिसाब से अगर बात करें तो 29,031 फीट है। और ये जो है इनका तीसरा प्रयास था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में जिलों की उचित देखभाल हेतु अभिभावक मंत्रियों को नियुक्त किया गया है? किस राज्य में? तो ये है राज्य असम। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा असम। अगला है, हाल ही में अमर्त्य सेन को किस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये है देश कौन सा? स्पेन। स्पेन का सर्वोच्च सम्मान इन्हें दिया गया है, प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस। भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? तो ये बनी है आश्रिता वी ओलेटी। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है जेन गुडॉल। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। जेन गुडॉल को टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दी गई है? संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दी गई है। कौन से देश में? तो ये कौन से राज्य में? तो ये हरियाणा में किया गया है। हाल ही में किस राज्य में नई स्मार्ट किचन योजना की घोषणा की गई है? कि कौन सा राज्य है? तो ये है केरल। और रसोई घर के नवीनीकरण के लिए ये ऋण दिया जाएगा कम ब्याज दरों पर। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनाराई विजयन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए 5 वर्षीय व्यापक अध्ययन के बाद दिल्ली में मौजूद सांपों की सूची में कितने और प्रजातियों को शामिल किया गया है? तो इसमें जो है 8 और प्रजातियों को शामिल किया गया है, और अब जो है ये संख्या बढ़कर कितनी 23 हो गई है। सांपों की प्रजाति की संख्या कितनी हो गई है? 23। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है निम्न में से? तो ये है पोटेशियम। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? कौन सा है जो सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो यह है कार्बन। डी जो है इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कौन सी गैस? तो यह है ब्यूटेन। ब्यूटेन प्रयुक्त किया जाता है। पादप कली क्या है? तो ये क्या है? ये एक भ्रूणीय टहनी है। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा।
आप वीडियो को पॉज करके आंसर कर ले, फिर आंसर से मैच करें। अगला क्वेश्चन है, DNA को जिसने अंतः पात्र में बनाया, किसने बनाया था? तो आर्थर कोनबर्ग ने। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। 1959 में औषधि के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, आर्थर कोनबर्ग को। अगला जो है, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो ये है आयनीय विकिरण। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, आयनीय विकिरण। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, कितना होता है? तो ये 5 से 6 लीटर होता है। टाइफाइड तथा कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है, किसके उदाहरण है? तो ये जलजन्य रोगों के उदाहरण है। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, कहाँ पर ऊर्जा जमा होती है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में? तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। डी इसमें इसका सही आंसर होगा। अगला है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज की गई थी ल्यूवेनहुक के द्वारा। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, ल्यूवेनहुक। अगला है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो ये विविधता है अनुकूलन के कारण। ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुकूलन। अगला है, मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है? ये कौन से 2 शहर हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है? तो ये 2 शहर हैं ओरछा और ग्वालियर। ये 2 शहर हैं, ओरछा और ग्वालियर। ओरछा और ग्वालियर, बी एंड सी। इंदौर और तो गुजरात में पड़ता है, झांसी ये एमपी में ही है, लेकिन इन 2 शहरों को जो है यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है। यूनेस्को का फुल फॉर्म भी आप जान लीजिए, यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। तो ये इसमें जो है कौन सा आंसर हो जाएगा सही? तो ई ऑप्शन, क्योंकि इसमें 2 सही आंसर है, तो इनमें से एक से अधिक, तो ई इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये 75 क्वेश्चंस तो हो गए और बाकी के 75 क्वेश्चन जो बचते हैं वो आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग अगले पार्ट में इसे पूरा कर लेंगे। बाकी जो भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किए गए उसमें हम लोग पूरे 150 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन इसमें हम लोग 2 पार्ट में इसको करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये आपको वीडियो कैसा लगा, इसके क्वेश्चंस कैसे लगे, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा और अपने जो भी स्टडी ग्रुप्स है वहाँ पर भी आप इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।